सुप्रभात बच्चों। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप सब? तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या किया था आपको याद होगा? चलिए, इस चित्र के माध्यम से और इसके माध्यम से आपको याद आ गया होगा कि हम लोगों ने पिछले कक्षा में दादी माँ पाठ को हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब उसी को हम लोग आगे और जो बच्चा पाठ है अब हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है, जो कि शिव प्रसाद सिंह जी के बचपन के बारे में है, जो उन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में हमसे कहा था। ठीक है, तो ये हमारा आज का उद्देश्य है कि पाठ को उचित सुर एवं ताल से पढ़ने योग्य हो सकेंगे, पाठ में आए नए शब्द सीखने योग्य हो सकेंगे, पाठ में आए कठिन शब्दों को जानने तथा बताने योग्य हो सकेंगे, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द बताने योग्य हो सकेंगे और बड़ों के महत्व को जानने योग्य हो सकेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के पाठ का आरंभ करते हैं। तो जैसा कि बच्चों हम आपको याद होगा कि हम लोग पिछले कक्षा में देख रहे थे कि दादी माँ किस तरीके से रामी की चाची को डांट रही थी। फिर उसके बाद जब लेखक बोलते हैं कि जाने दीजिए दादी, तो दादी उनको भी डांट लगाती है ना, और वहां से लेखक चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद दादी माँ उनका ऋण को माफ कर देती है, जो रामी की चाची से उन्होंने जो पैसे के लिए बोला था कि जो उनका बकाया पैसा उसे लौटाने को कह रही थी ना, तो दादी माँ से फिर वो याचना करती है कि वो उनको और समय और पैसा दे ताकि वो अपने बेटी की शादी कर सके, है ना। और क्या होता है फिर दादी जैसा कि उनके किशन भैया की शादी होने वाली होती है, तो जिस तरह से गांव में क्या होता है, एक दिन पहले बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। बाराती के एक दिन पहले सभी औरतें गांव की खेलती है, मतलब गाना गाती है, गीत गाती है, नृत्य करती है, प्रतियोगिता करती है, मतलब जो भी है बहुत सारे कार्य करती है ना। तो उसी बीच जो लेखक है और उनके भाई वो बारात में नहीं जाते हैं, तो दादी माँ क्या करती है, उनको वही चादर में झाँप करके वही चारपाई में उन लोगों को सुला देती है, और फिर उन लोग हंसते हैं तो उन लोग का भांडा फूट जाता है ना। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था बच्चों। अब आगे पढ़ेंगे कि स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया। तो बच्चों, तो तो बच्चों, तो आगे क्या होता है कि वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्रद्धा में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीतल हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिए जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी मामी ने धीरे से कहा, तो दादी माँ मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों को
और देखा। तो बच्चों अब यहाँ से क्या कह रहे हैं कि जो दादी माँ है वो क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कई बार इस बात का चर्चा हुआ है कक्षा में कि दादी माँ जो है वो स्नेह और ममता की मूर्त थी, है ना। एक एक बात आज भी कैसी मालूम होती है। जो हमारे लेखक है वो कहते हैं कि जो परिस्थितियों का जो वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इससे दादी माँ खूब जानती थी। तो बच्चों आप लोग भी जानते हैं कि जो परिस्थिति है, जो जिसको कि अंग्रेजी में सिचुएशन बोलते हैं हम लोग, है ना। तो किस तरह से परिस्थिति हमारे को किस तरह से सूखे पत्ते की तरह हमारा जीवन मतलब कैसे नचाता, कभी खुशी कभी गम, है ना। कभी भी हमारा एक जैसा परिस्थिति नहीं होता। अगर आज खुश है तो कल हम दुखी भी होंगे, और कल हम दुखी है तो आज हम खुशी भी होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही समय हर समय चलता रहता है ना। अगर दुख का समय चल रहा है तो वो भी एक ना एक दिन कट जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है हमारे लेखक वो कहते हैं कि दादी माँ मतलब स्नेह और ममता की मूरत मालूम होती है। उनको पता है कि कैसी परिस्थिति में कैसे रहना है। और दादी माँ बहुत सब कुछ अच्छे से जानती थी। तो दादाजी की मृत्यु के बाद ही वो क्या, दादाजी जब चले गए तो जो दादी माँ है वो बहुत ही उदास रहने लगी, ठीक है। उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, वो उदास सी रहती थी, मतलब पहले जैसी वो नहीं थी, ऐसा लेखक कहते हैं, ठीक है। तो जो संसार है उनको हर तरफ धोखा ही धोखा उनको लगता था, क्योंकि जो दादाजी थे उनको स्वयं उन्होंने क्या किया था, धोखा दिया था। वे सदा ही उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने का झूठा बात कहा करते थे, कि जैसे अब दादी को कहते थे कि तुम पहले जाओगी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से उनको दादाजी जो है वो दुखी रहती थी, क्योंकि दादाजी जो है वो पहले ही चले गए और दादी माँ पीछे रह गई, है ना। तो और जो कुछ लोग हैं जो आगे बगल में मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। तो अब यहाँ कुछ मुहावरे का इस्तेमाल हुआ, जैसे कि मुंह में राम बगल में छुरा। तो आप देख जैसे कि जिसको कह सकते हैं मुआ मिट्ठू एक तरह से, है ना। कि आपके मुंह के सामने कोई इंसान कुछ बोलेगा और आपके पीठ पीछे वो आपकी बुराई करेगा या फिर कुछ भी बोलेगा, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार से जो लेखक है वो कहते हैं कि किस प्रकार से जो दुनिया वाले हैं दादाजी की मृत्यु के बाद दादी जी के मतलब मीठा मीठा बोलते थे और पीछे से वो कुछ करते थे, ठीक है। तो अब कड़ाके की जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ हवा जैसे कि पछुआ हवा चल रही थी कड़ाके की, अक्सर उदास रहा करती थी। माघ का समय चल रहा था, ठीक है। तो माघ में क्या होता है कि कड़ाके का ठंड का समय रहता है, ठीक है। ठंड के समय में जब पछुआ हवा चल रहा होता है तो हड्डी में, जैसे कि आप देखते होंगे कि ठंड में बोलते हैं ना कि कभी कभी हवा चल रही, पछिया हवा चल रही है, इस वजह से दर्द उठ गई है हड्डियों में। आप बूढ़े बुजुर्ग लोग को आप अपने घर में भी आप देखे होंगे। तो वही ये कहते हैं लेखक। तो शाम को मैं जो लेखक है वो क्या देखते हैं कि दादी माँ जो है वो गीली धोती पहनी हुई है, नहा धोआ कर आई होंगी। और दादी माँ तो धोती पहनती थी, है ना। तो गीली धोती पहने हुए हैं और कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जला करके हाथ जोड़कर बैठी हुई थी दादी माँ। उनकी स्नेह कतार आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। तो कहने का मतलब ये है कि दादी माँ संदूक के पास बैठी थी दिए जला करके, और लेखक है वो कहते कि मैंने अपने दादी माँ की आंखों में कभी आंसू नहीं देखा। मतलब दादी माँ की आंखों में उस समय आंसू थे, ठीक है। और वो बहुत देर तक उसी प्रकार से दादी माँ को देखते रहे। और फिर धीरे से कहते हैं दादी माँ को, धीरे से उन्होंने क्या कि दादी माँ, तो दादी माँ आँख खोल के देखती है। फिर दादी माँ क्या कहती है कि क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है। दादी माँ एक बात पूछूं, ऐसा कौन बोलता है, बताओगी। तो ऐसा कहते हैं हमारे लेखक, ठीक है। और मैंने उनसे स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। मतलब जो हमारे लेखक है वो अपने दादी माँ को बहुत ही प्रेम से, स्नेह से, शालीनता से आप कह सकते हैं, धीरे से उनकी आंखों की तरफ देखकर वो कहते कि दादी माँ मैं एक बात पूछूं, आप मुझे बताएंगे। इस प्रकार से वो कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दादी माँ फिर क्या कहती है, देखिए दादी माँ कहती है क्या है, पूछा क्या है पूछ, तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई, पागल तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई।
सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गया। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो बच्चों अब यहाँ पर दादी माँ क्या कहती है देखिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब दादी माँ जैसे कि देखिए आपको मैंने बताया ना कि दादी माँ भी गीली धोती पहने हुए संदूक में दिया रख करके आंख बंद करके प्रार्थना कर रही है, भगवान का ध्यान कर रही है। और लेखक वहां बैठते हैं और बैठ करके क्या बोलते हैं कि दादी माँ धीरे से कहते, दादी माँ खोल के पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर वो क्या कहते हैं, क्या है पूछ। तो तुम रोती थी, ऐसा वो पूछते हैं। तो दादी माँ मुस्कुरा कर पागल तूने अभी खाना, तो कहने का मतलब है कि वो जो दादी माँ है वो लेखक के बात को टाल देती है ना, क्या करके कि तूने अभी तक खाना नहीं खाया है ना, चलो खाना देती हूँ, ये कह करके वो बात को टाल देती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि सुबह मैंने जब उसके दूसरे दिन लेखक देखते हैं कि उनके पिताजी और भैया जो है वो चारपाई पर बैठे हुए हैं और चारपाई पर वो बैठे हुए हैं पिताजी और उनके किशन भैया। और वो बहुत ही कुछ बातें जो वो सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि दूसरा चारा ही क्या है बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। कौन? तो लेखक के जो पिताजी और भाई वो बैठे हुए बहुत ही मतलब बहुत ही असमंजस में, बहुत ही परेशानी। क्यों? क्योंकि अब उनको कोई जो भी बकाया पैसा है, कोई भी कर्ज देने को तैयार नहीं है, पैसा की किल्लत हो गई है। तो वो लोग बैठ करके ये बात सोच रहे हैं और सोचते सोचते कभी कभी आप देखते होंगे कि गहन चिंतन करते करते कभी अगर आपके अंदर भी परेशानी है तो रोने रोने सा उनका मुंह हो गया था। ठीक है, तो जो दादी माँ है वो कहती है कि रोता क्यों है? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए, जो दादी माँ है पिताजी और उनका किशन भैया के माथा सहलाते हुए क्या कहती है कि तुम रोते क्यों हो? मैं तो अभी हूँ ना, मैं तो मरी नहीं हूँ, तो तुम लोग क्यों अभी बैठ के रो रहे हो? ऐसा दादी माँ कहती है। और दादी माँ फिर उसी वक्त क्या करती, संदूक खोलती है और संदूक खोलकर उसमें से एक चमकती चीज निकालती। वो क्या होते हैं? वो दादी माँ के कंगन होते हैं जो कि उनको दादाजी मतलब देते हैं। ठीक है, और मैंने इसे पहना नहीं, ये कहती है दादी माँ, और इसे सहेज करके मैं रखी हुई हूँ। और दादी माँ कहती है कि जो पुराने लोग होते हैं वो हर कुछ सोच समझ कर, आगे पीछे सोच समझ कर चलते हैं। ठीक है, ऐसा दादी माँ कहती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी, शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो बच्चों यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो हमारे लेखक है वो कहते हैं कि सचमुच मुझे दादी माँ अब क्या दिख रही है, शाप भ्रष्ट देवी सी। उनको देवी का प्रतीक अब दादी माँ में उनको दिख रहा है। ठीक है, और जो धुंधली छाया है वो अब क्या, अब वो गायब हो गई, विलीन हो गया वो पूरा तरीके से। ठीक है, तो फिर क्या होता है अब अचानक से देखिए,
लेखक के पिताजी को दादी माँ कड़ा दे रही है ना। ये सारी जो भी हम लोगों ने इसमें पाठ में पढ़ा वो सब क्या है, बचपन की बातें जो उनको याद आती है। वो जब उनको पता चलता है कि उनकी दादी माँ नहीं रही तो वो सारी बात उनको याद आती है और वही सब इस पाठ में उन्होंने वर्णन किया। ठीक है, तो धुंधी छाया विलीन हो गई, मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया है, पास में एक लंबे से खजूर के पेड़ से जो एक कौवा है एक वहां बैठा हुआ था। ठीक है, और वो कौवा कैसा था, बहुत ही गंदा होगा, घिनौना सा उनको दिख रहा होगा। ठीक है, घिनौनी का अर्थ बहुत है, जैसे किसी चीज को देख के हमें होता है ना घिन सा आता है, अजीब सा लगता है, तो उसी तरह वो कह रहे कि घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर, जो लेखक है उनकी खिड़की पर बैठ गया। ठीक है, और हाथ में क्या था, अभी लेखक के हाथ में किशन भैया जो उनको पत्र लिखकर भेजे थे वो अब भी उनके हाथ में था, और उनको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उनकी प्यारी दादी माँ है वो इस दुनिया में नहीं रही। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ के द्वारा हम लोग को क्या पता चलता है कि किस तरह से हम बड़ों का क्या महत्व होता है ना, बड़े बुजुर्ग का क्या महत्व होता है। हमारा जो इंसान का जो हमारा प्रकृति जिसको नेचर बोलते हैं, कि जब इंसान सामने होता है तो हम लोग उसका कद्र नहीं करते, है कि नहीं। लेकिन इसमें तो जो लेखक है वो कद्र करते, पर मैं एक बात बता रही हूँ कि कद्र नहीं करते, जब वो चले जाते हैं तो उनका याद आता है। तो उसी तरीके से कह रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं ना तो उनका हमें आदर करना चाहिए, जैसे दादा दादी नाना नानी है तो हमें उनका आदर करना चाहिए, है ना, और उन लोग का ध्यान भी रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, और ये जो पाठ था वो किनके द्वारा लिखा गया था, शिव प्रसाद सिंह के द्वारा। बहुत बढ़िया, चलिए अब आगे देखते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर सही विकल्प चुने, कुछ विकल्प दिए जैसे कि कौवा पहले कि कि कौवा पहले कहाँ बैठा था, आम के पेड़ पर, खिड़की पर, छत पर, फिर दरवाजे पर, बताइए। बहुत बढ़िया, तो जो कौवा है वो कहाँ बैठा हुआ था, खिड़की पर, है ना। खिड़की पर जो खजूर के पेड़ से उड़ करके वो खिड़की पर आकर बैठ गया था जो कौवा था। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। तो प्रतिकूलता का विलोम होता है, चलिए बताइए प्रतिकूलता का विलोम क्या होगा। हम्म तो प्रतिकूलता का जो विलोम शब्द होता है बच्चों क्या होता है, अनुकूलता। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं तो इनसे आपको वाक्य में परिवर्तन करना है बच्चों। चलिए अब वाक्य में परिवर्तन कीजिए इसे। तो जैसे कि सर्दी, तो सर्दी से क्या हो सकता है, हमें सर्दी का मौसम बहुत अच्छा लगता है, चाहे हमें सर्दी का मौसम बिल्कुल नहीं पसंद है ना। सर्दी के मौसम में चाय पीना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से आप शब्दों से वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं। तो दादी माँ से वाक्य में परिवर्तन कीजिए। हाँ, तो मेरी दादी माँ बहुत प्यारी है ना मुझे, और आप बना सकते मुझे अपनी दादी माँ से बहुत प्यार है, चाहे प्रेम है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तो अब पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो आज हम लोग के पाठ का अंतिम दिन था। आज हम लोगों ने पाठ को अंत किया है ना, जिसमें कि दादी माँ कितनी स्नेह की, ममता की, प्रेम की मूर्त थी, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या देखा, किस प्रकार से वो थी, सब कुछ जो लेखक के वर्णन करते हैं कि उनको जब चिंता होता है उनके पिताजी और भाई को, तो वो किस तरह से उनके साथ रहती है, कहती है कि अभी भी मैं जिंदा हूँ, और कंगन निकाल करके देती है ना, माथे पे हाथ रख के कि अभी भी मैं हूँ। और किशन भैया का पत्र जो उनके हाथ में है वो उनको अभी भी विश्वास नहीं होता है कि उनको अभी भी विश्वास नहीं होता है कि किशन भैया का पत्र देखे कि दादी माँ अब नहीं रही है ना, और उनको इस बात का बिल्कुल भी मतलब उनको विश्वास नहीं होता है।
और जो लेखक है वो बताते हैं कि गांव में किस तरह से विवाह के पहले का क्या रिवाज होता था, दादी माँ किस प्रकार से जब वो बीमार पड़े तो कैसे उनका ध्यान रखती थी, वो सब कुछ बताया गया है इस पाठ में, है कि नहीं। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है, जैसा कि गांव में विवाह के समय में क्या रिवाज था। तो गांव में विवाह के समय में यह रिवाज था कि विवाह के एक दिन पहले, बारात के एक दिन पहले सभी स्त्रियां एक जगह इकट्ठी होती थी और सबको मिल करके गीत गाती थी, नृत्य करती थी, ठीक है। और वे जो दादी माँ थी वे चारपाई के पास क्या बैठ कर करती थी, वो चारपाई के पास बैठ करके सारा टाइम लेखक का ध्यान रखती थी कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए, कोई गंदे हाथ यहाँ आना जाए या फिर गंदे पाँव चप्पल पहनकर रूम में ना आ जाए, इस प्रकार से ध्यान रखती थी, बैठ करके ध्यान रखती थी उनका। लेखक को किस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है ना, उनको इस बात का यकीन नहीं हो रहा था बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका गृह कार्य। आपको भी अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है अपने शब्दों में आप लिखें, ठीक है। अपनी दादी माँ के बचपन में आप जाते होंगे दादी के घर, तो वहाँ कैसा लगता था, क्या क्या आपको उनके बारे में याद आती है, तो ये सब कुछ आप लिख करके कल कक्षा में लेकर आएंगे, ठीक है बच्चों। तो धन्यवाद, आज का कक्षा यही समाप्त होता है।